आजकल तो आप हर रोज ये सुनते हैं कि एफआईज इतना खरीदा, इतना बेचा, एफआईज इतने एक्टिव हैं, कम हैं, ज़्यादा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है। कभी आपके मन में ऐसा एक कोई सवाल आया है कि ये एफआईज कब से भारत में आए, कब से शुरू हुआ और सबसे पहली एफआईज कौन सी थी भारत में? नहीं आया ना ख्याल। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक बेहद ख़ास मेहमान से। जी हाँ, वो उस एफआईज के साथ हैं जो हिंदुस्तान में सबसे पहली बार है। जी हाँ, हिंदुस्तान की सबसे पहली एफआई। आइए मुलाकात करते हैं रिदम देसाई साहब से, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट है मॉर्गन स्टैनली के। 26 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव सिर्फ मॉर्गन स्टैनली के साथ है रिदम सर का। 26 साल रिदम सर, इतना लंबे समय तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन उससे पहले बताऊं कि आप इक्विटी की जो पूरी रिसर्च टीम है, स्ट्रेटजी टीम है, उसको हेड करते हैं और लगातार साल दर साल रिदम सर बेस्ट इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट का अवार्ड लेकर जाते हैं, दूसरों के लिए छोड़ते नहीं हैं। पिछले 30 साल से इंडियन इक्विटी मार्केट को और दुनिया भर के बाजारों को बहुत ही क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। और मुंबई से ही आपने वेलिंगटन इंस्टीट्यूट से एमबीए की डिग्री भी हासिल की है। मॉर्गन स्टैनली के साथ इतना लंबा समय बिताया है। आज हम जानेंगे समझेंगे रिदम सर से कि दुनिया भर की एफआईज भारतीय बाजारों के बारे में क्या सोच रही है। चुनावों के बाद अब अगले 3 साल 5 साल भारतीय बाजारों के लिए क्या बड़ी चीज़ें होने वाली है। बजट भी आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली के क्या टारगेट्स हैं सेंसेक्स निफ्टी बाज़ार के लिए, कौन से सेक्टर्स उन्हें और स्टॉक्स उन्हें पसंद है। ढेर सारे सवाल हैं जिनकी मैं शुरुआत करता हूं सर से। लेकिन सबसे पहले सर, सबसे पहली एफआईज मॉर्गन स्टैनली और आप उनके साथ इतनी लंबी इनिंग 26 साल की। जनरली मैंने ये देखा है, बहुत सारे दोस्त लोग हैं एफआईज में, लेकिन इतना लंबा कोई टिकता नहीं है। मॉर्गन स्टैनली खास फर्म है, बहुत खास जगह है। और जिनको भी इंटरेस्ट है शेयर बाज़ार में या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, कैपिटल मार्केट्स में, तो मॉर्गन स्टैनली में तो ज़रूर आना चाहिए। क्या बात है, दुनिया की श्रेष्ठ फर्म है मेरे हिसाब से इस क्षेत्र में। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ सर, आमतौर पर कई सारे एफआईज हैं जो हिंदुस्तान में बड़ा पैसा लगा रहे हैं, लंबे समय से हैं, और हम कोशिश भी करते हैं उनके लोगों को बुलाएं, जाने समझे हमारे दर्शक जो हिंदी बोलने समझने वाले हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है पकड़ना। क्योंकि सर नेचुरली आपके जो क्लाइंट्स हैं या आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग है ज़्यादातर है, लेकिन फिर भी सर आप हर बार हमारे लिए समय निकालते हैं। ये आपकी एक CSR एक्टिविटी है, मैं ये समझता हूँ। नहीं, श्रेय आपको जाता है अनिल जी। आपने मुझे प्रोत्साहन दिया कि हिंदी में बात करो, ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा। अंग्रेज़ी की ऑडियंस इतनी छोटी है, 5% ऑडियंस है जी पूरी टीवी ऑडियंस में, मतलब ये अपने शेयर बाज़ार की न्यूज़ चैनलों में तो पहुंच नहीं होती है और ज़्यादा लोगों को समझ में आए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इतने सालों से और आपसे सीख रहा हूँ थोड़ी हिंदी। तो नहीं, बहुत मज़ा आता है। और हिंदी इतनी स्पष्ट नहीं है ना, बहुत अच्छी है। नहीं, टेक्निकल शब्दों में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ना आप बिल्कुल, जहाँ इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स आप आराम से इंग्लिश बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा इरादा तो ये कि हमारे दर्शक समझ पाएँ कि एफआईज भारत को कैसे देखते हैं। तो अभी आप ही हाल ही में आपकी कॉन्फ्रेंस भी, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जितने भी दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उनका एक दौर चलता है, कई सारे ब्रोकरेजेस करते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड मॉर्गन स्टैनली की कॉन्फ्रेंस होती है कि यहाँ किसको इनविटेशन आया है, किस कंपनी को मौका मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन देने का स्टेज मिल रहा है। इस बार का रेस्पॉन्स कैसा रहा सर? तो आपने जैसे कहा कि मॉर्गन स्टैनली भारत में सबसे पहली एफआई थी, तो भारत में सबसे पहले कॉन्फ्रेंस भी मॉर्गन स्टैनली ने रखा था। मेरे हुए 27 साल, थोड़ा सा करेक्शन है, और ये हमारी 26वीं कॉन्फ्रेंस थी। ओके, क्या बात। तो मैं हर कॉन्फ्रेंस में था। हमारे एक्चुअली एशिया पैसिफिक में भी अभी 22-23 कॉन्फ्रेंसेस हो गई है, मतलब लगातार 26 सालों से हम कर रहे हैं। क्या बात है। तो और इस बार की कॉन्फ्रेंस की खास बात है? हाँ, तो भारत में जो इंटरेस्ट है वो ऊंचाई पे ही है जी, और जो बाहर के निवेशक हैं उनको दिक्कत सिर्फ मूल्यांकन से, वैल्यूएशन से है। अच्छा। तो वो अभी जान रहे हैं उनको। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में जो रियल ग्राउंड रियलिटी हमारे यहाँ जो निवेशक हैं, खास करके रिटेल निवेशक, वो भारत को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। अच्छा समझते हैं। हाँ, जो दूर बैठे हैं, जो लंदन में बैठे, जो न्यूयॉर्क में बैठे हैं, उनको उतनी समझ में नहीं आ रही है जो भारतवर्ष में आज हो रहा है। क्योंकि ये मैं जैसे एकदम क्रूडली बोलूँ तो घोड़ा तबेले के बाहर निकल गया है, भाग रहा है। हाँ, और इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है जो परिवर्तन हुआ है पिछले 5-10 सालों में।
वो उनकी समझ में अभी तक आया नहीं है। तो वो समझ रहे हैं मेरे हिसाब से। अगर एक फोरकास्ट करूं तो अगले 6 महीने में भरपूर मात्रा में फ्लोज आने वाले हैं। क्या बात करें, मेरा सर नेक्स्ट सवाल मैं यही पूछने वाला कि भाई ये क्यों बेच रहे हैं? नहीं, क्यों हम लोग खरीद रहे हैं ना। आप समझो, हाँ। अगर आप एक टोटल मारो तो कुछ डेली बेसिस पे 1500 करोड़ की बाइंग हो रही है। करेक्ट। रिटेल की, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू, इंश्योरेंस कंपनी के Right. थ्रू, एचएनआई की और पीएमएस स्कीम्स में सब मिला के हर रोज 1500 करोड़ की डेली बाइंग है। Correct. आप बाजार में आओ, 9.25 को 1500 करोड़ तैयार की है। buying है। अब आप समझो जी। कि इसमें म्यूचुअल फंड वाले हैं, इंश्योरेंस वाले हैं। अगर ऐसा सोचे कि बाजार बहुत महंगा हो गया, मैं 5 दिन के लिए नहीं खरीदता हूँ, तो 5 दिन के अंत पे उनके पास 5000 करोड़ का बैलेंस हो जाएगा। फिर लगो। हाँ, तो और मुश्किल होगी। अब बाजार में डेली बेसिस पे नेट फ्लो तो जीरो होता है। करेक्ट। ठीक है, तो अब खरीदने वाले तो 9.25 को तैयार हो जाते हैं, तो बेचने वाला कौन है? तो बेचने वाला आज के देश में सिर्फ बाहर के इन्वेस्टर है। Correct. वही तो माल दे रहे हैं जो लोकल्स खरीद रहे हैं। अब ऐसा होने वाला है अगले 6 महीने में कि एक तीसरा खिलाड़ी अंदर आ रहा है। अच्छा। जो माल देगा वो है कॉर्पोरेट प्रमोटर। कंपनीज। अब कंपनीज ने कैपिटल रेस करने वाले हैं। तो जैसे ही ये सब इश्यूज शुरू हो गए और एकदम जल्द में आने वाले हैं, ये इश्यूज सब लाइंड अप है। आप सेबी की डेटा में देख लो, सब लोग ने फाइलिंग कर दी है और अब लॉन्च होंगे। जी। जैसे ही वो आए, उनकी इश्यूज को खरीदने के लिए बाहर के निवेशक आ जाएंगे। तो आपको अब एक समय आएगा जब सेलर जो है, जो बेचने वाला है, वो कंपनी होगी और खरीदने वाला हमारे लोकल होंगे और बाहर के निवेशक होंगे। तो इतना सिंपल है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो मतलब जो भी सप्लाई आएगी कंपनी की तरफ से या प्रोमोटर्स की तरफ से, चाहे वो क्यूआईपी इश्यूज वगैरह हो, फंड रेजिंग प्लान हो, या फिर प्रोमोटर बेच के निकले, लेकिन सामने फिर एफआईज तैयार हो जाएंगे। अनिल जी, कोई तो सेलर चाहिए ना। बात तो सही। हाँ, बहुत साल पहले की बात है, 93 से एफआईएस को सरकार ने अनुमति दी। जी, जी। 93 से लेके 2013 तक सिर्फ वही खरीद रहे थे, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर लगातार बेचे ही जा रहे थे। 2014 में ये सब बदलने लगा। 2015 में प्रधानमंत्री ने पहली बार प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन स्कीम को परमिशन दी कि आप शेयर बाजार में खरीद सकते हो। और मैं आपको एक इतिहास बताता हूँ। यही चीज अमेरिका में 1980 में हुई थी। अमेरिका में जो अपने यहाँ प्रोविडेंट फंड होता है, वहाँ पे उसको 401k बोलते हैं, 401k बोलते हैं। 401k। तो 401k को प्रेसिडेंट रेगन ने पहली बार परमिशन दी थी 1980 में, और वहाँ से शुरू हुआ अमेरिका में रिटेल बाइंग, और वो ख़त्म हुआ नैस्डैक के बबल के साथ। 20 साल चला। ओके। और आप देखो कि उसमें क्या हुआ कि 2000 के बाद ये जो बेबी बूमर्स कहते हैं अमेरिका में, वो सब रिटायर होने लगे। तो उन्होंने सब अब पैसा वापस लेना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ तो ये रिटायरमेंट का दौर आने वाला नहीं है 20, 30, 40 साल तक। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो शुरुआत हुई है। और दूसरी बात, अमेरिका में अगर आप घरेलू बैलेंस शीट को देखो तो 40% शेयर बाजार में। हमारे यहाँ वो आंकड़ा 8-9% पे पहुंचा है अब जाके वो भी। हाँ, बहुत लंबा समय। मैं और एक आपको नंबर देता हूँ। पिछले साल कुल मिला के घरेलू सेविंग $700 बिलियन के आसपास था। ठीक है। उसमें से 50 से 60 बिलियन इक्विटी मार्केट में है। मतलब टोटल सेविंग का 10% भी नहीं है। नहीं है। अभी भी 50-60 बिलियन सोने में जाता है। ओके। करेक्ट। 350 बिलियन हमने प्रॉपर्टी में डाले। ओके। अब ये 700 है। आप समझो कि इसमें से आपने तय किया कि अब मैं 15% डालूं इक्विटी में, तो भी और बनता है, क्योंकि इक्विटी जो है मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास रहने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को ये अभी करना बाकी है। तो मेरे हिसाब से ये बदलने वाला नहीं इतनी जल्दी। और आपने 4 जून को देख लिया, हाँ। समझ में किसको आया
कि एनडीए की सरकार बन रही है, वो समझ में सिर्फ यहाँ लोकल्स को ही होता है। हाँ, उस दिन फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये बात समझ में ही नहीं आई। वो तो बेच के ही गए थे। हाँ, बेच के गए थे। ठीक बात है। नहीं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 तारीख को खरीद के गए, जिस दिन हमारे यहाँ लोगों ने समझ लिया था कि ये एग्जिट पोल ना सही काम के नहीं है। और मैंने बहुत लोगों को समझाया था उस दिन। आप अगर देखो पिछले 4 लोकसभा के एग्जिट पोल्स, हर एक एग्जिट पोल गलत जाता है, गलती पड़ रहा है। और गलती की मात्रा 20-25% है। ऐसी नहीं है कि मामूली मार्जिन से गलत जाते हैं। इस बार हमने रिजल्ट सर हमने सैटरडे को नहीं, हमने संडे को एग्जिट पोल किया था जी ने, और हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 10 करोड़ का सैंपल साइज लेके गया। हमारी 305 सीट ही आ रही थी, लेकिन वो सबकी 350-400 में हमारे तो दबी गई। बाद में दूसरे दिन पता चला कि सबसे सही एग्जिट पोल जी ग्रुप का, हमारा जी मीडिया का रहना। एनीवे, लेकिन चूंकि आपने कहा कि चुनाव के नतीजे के बाद, और अच्छा नतीजों से पहले भी सबको इंतजार था, रिजल्ट के बाद खरीदेंगे, रिजल्ट के दिन थोड़ा सा मौका मिला। अब एक तरफा बाजार भाग रहा है, क्या कुछ उम्मीदें बाजार की है, और आप क्या अगले 5 साल में बड़ा हिंदुस्तान में होते हुए देखना चाहते हैं? तो पहली बात मैं बोल दूं, खास करके जो नए निवेशक है बाजार में, और बहुत सारे ऐसे हैं कि शेयर बाजार कभी भी सीधी रेखा में नहीं जाती है। करेक्ट। ओके, ये आपको बहुत समझना ही पड़ेगा। ठीक समझ लेना पड़ेगा। ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि आप रोज सवेरे उठे और थोड़ा ब्याज आपके अकाउंट में आ गया। ये ऐसा नहीं है, उतार चढ़ाव होंगे और काफ़ी होंगे। और जब नीचे आएगा बाजार, तब मैं आपको ध्यान सबको होना चाहिए कि उस समय खरीद लेना चाहिए, क्योंकि तेजी तो है, लंबी तेजी है। मैंने ऑलरेडी मेरे रिसर्च में बोल दिया है, सबसे लंबा और सबसे अच्छा बुल मार्केट ये वाला है अपने इतिहास में। और अभी बहुत समय बाकी है इसमें, 4-5 साल और चलेगा ये आराम से मेरे हिसाब से। तो आपको जब भी एक मौका मिले तब खरीद लेना चाहिए, लेकिन सीधी रेखा में नहीं जाएगा। तो सर ये अब जो हो रहा है ना, सीधी रेखा में रोज सवेरे हम आते हैं, निफ्टी पे 0.5%, 1%, ये परमानेंटली चलने वाला नहीं है। ये आएगा एक समय, करेक्शन मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ कब आएगा। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, आ सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन वो जब आएगा तब आपको अड़े रहना चाहिए कि अब मौका है, मैं खरीद लेना। अच्छा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ क्योंकि आप अगले 5 साल का बताने, क्योंकि आपने कहा कि अभी तो ये शुरुआत हुई है बुल मार्केट। ये शुरुआत नहीं, 4 साल से चल रहा है। वही पता करना है, जैसे मुंबई सेंट्रल से निकल गई ट्रेन अहमदाबाद के लिए, आपका नेटिव प्लेस कहीं गुजरात भी होगा। नहीं, मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद आपके दर्शकों को समझेगा नहीं। मुंबई टू चर्च गेट टू बोरीवली रखते हैं। चर्च गेट टू बोरीवली रखते हैं। तो हम कहीं माहिम के आसपास पहुंचे, माहिम बांद्रा के आसपास पहुंचे। लेकिन वो बॉम्बे वालों को ही समझेगा, इसलिए मैंने ओके तो फिर मुंबई दिल्ली रखते हैं। हाँ, मुंबई दिल्ली रखते हैं। मुंबई दिल्ली से हम कहाँ पहुंचे? मैं रतलाम पहुंचे हैं। रतलाम पहुंचे, उसके पहले आ गए। अभी तो हाफ मेरा नेटिव प्लेस दाहोद है, हम दाहोद पहुंचे। दाहोद पहुंचे, रतलाम भी नहीं बजा। दाहोद से 1 घंटा दूर रतलाम है। तो बिल्कुल ठीक बात है। अभी तो मतलब 30-35% भी नहीं आपने पूरा देखा है, तो अभी तो ये इतनी तेजी में भी इतना से। अच्छा हाँ, अब आप बता रहे थे 5 साल में क्या बड़ा हो सकता है हिंदुस्तान में? बहुत कुछ होने वाला है। 3 चीज़ पे मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि शेयर बाजार की पर्सपेक्टिव से बात करनी है। तो पहली जो है ना, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरकार, ये तेजी क्यों चल रही है, पहले हम समझ लेना चाहिए। तेजी इसलिए चल रही है क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत ने मैक्रो स्थिरता पे बड़ा ध्यान दिया है। ओके, करेक्ट। और मैक्रो स्थिरता से ऐसा हुआ है कि जो आपका जो इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी है, जो आपकी महंगाई के दर की वॉलेटिलिटी, जो उतार चढ़ाव होता है, वो थम गया है। वो सबसे न्यूनतम लेवल पे आ गया है। 70-75 साल में ऐसा हमने देखा नहीं है। और उसके कारण शेयर बाजार में, रुपये में, बॉन्ड मार्केट में, सब जगह वॉलेटिलिटी थम गई है। करेक्ट। अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में ऑफ कोर्स तेजी जापान में भी चल रही है, अमेरिका में भी चल रही है, लेकिन सबसे लीस्ट वॉलेटाइल मार्केट जहाँ पे सबसे कम उतर चढ़ाव हो रहा है, वो भारत है। और उसका कारण ये है, ये फंडामेंटल रीजन है। इसके कारण रिटेल निवेशक आ रहे हैं। सही बात। रिटेल निवेशकों से बाजार नहीं चल रहा है, बाजार चल रहा है इसलिए रिटेल आ रहा है। ये बात सही है। ये भी समझना जरूरी है। 100%। और ये बाजार इसलिए चल रहा है। अब हमने जो मैक्रो स्थिरता पे ध्यान दिया है, उसके कारण जो हमारा ग्रोथ हो रहा है वो काफी रिलायबल हो गया है। करेक्ट। उसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, और बड़ी अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इसके कारण शेयर में तेजी है। ये दोनों कारण मिला। अब मेरे हिसाब से जो पहला
प्रधानमंत्री का जो पहला फोकस है, जो 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 उनका केंद्र है, वो मैक्रो स्टेबिलिटी पे। आप देख लो जो उन्होंने किया। अब जैसे इलेक्शन रिजल्ट के बाद सबका मानना था रूरल स्पेंडिंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रूरल इंडिया ने भाजपा के विरुद्ध वोट दिया है। बात वो पहले गलत है। मेरे हिसाब से कोई यहाँ पे रूरल और अर्बन की स्प्लिट हुई नहीं है। जो हुई है वो अलग तरीके से हुई है, और वो सब शेयर बाजार के साथ लेना देना नहीं है। तो एक तो पहले वो कंक्लूजन ही गलत था। दूसरी बात ये है कि जो सरकार ये जो कर रही थी पिछले 5-7 सालों में, उन्होंने क्या किया है रूरल इंडिया में कि हमें गरीबों को अपॉर्चुनिटी देनी है। जेबों में पैसे देने से कोई गरीबी के बाहर नहीं निकलता है। सही बात है, आपका उसको हाँ, तो हमें सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। करेक्ट। जैसे आप घर बनाओ, घर में आप पानी लेके आओ, बिजली लेके आओ, तो वहाँ पे जो बच्चा है वो पढ़ सकता है। सही बात है। वो बीमार नहीं पड़ेगा। ओके, आप हेल्थ केंद्र खोल दो, रास्ते सड़क बनाओ, तो वो फिर अर्बन सेंटर में आ सकता है। तो ये सब जो है सामाजिक जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी पे ध्यान है, और मुझे लगता है वहाँ पे ये काम जारी रहेगा। ये काम बहुत अभी बाकी है करना। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पहुंच गई है। 95% गाँव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई। ये बड़ा अंतर हुआ है पिछले 10 सालों में। ओके, लेकिन अब सड़कें भी बन गई है, जल का काम बाकी है, टॉयलेट का काम बाकी है, हेल्थ सेंटर का बड़ी मात्रा में काम बाकी है। सिर्फ 25% गाँव में आज हेल्थ सेंटर है। तो वो ये सब होगा, ये सब काम अब होंगे, ये सब काम अब होगा। तो ये इससे होने से अब आप देखो पिछले 10 सालों में हमारी गरीबी आधी हो गई है। ओके, और इसको शून्य पे लाने के लिए ये काम करना जरूरी है। 5 साल में शून्य नहीं होगा, बट बहुत सारी गरीबी कम हो जाएगी। दूसरा जो काम है वो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहाँ पे सबसे मुझे ध्यान रेलवेज में लग रहा है। ओके, हाँ, क्योंकि ना इंडिया का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है। आज एक जगह से दूसरे जगह आपको जो सामान जो ट्रांसफर करना है, उसमें 14% GDP का खर्चा लग जाता है। 14%, बहुत बड़ा। वो रेलवेज के आने से ये आधा हो जाएगा, 7-8%। ओके। रेलवेज में अब एक काम जो हो गया है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का है। 10 साल पहले ज्यादातर हमारी ट्रेनें डीजल लोकोमोटिव, कोयला वगैरह, अब इलेक्ट्रिक पे चल रही है। करेक्ट। अब ये सब ट्रैक अपग्रेडेशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो माल गाड़ियां हैं वो तेजी से 2015 में मैंने रेल फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार नहीं, मैंने 2015 में एक कैलकुलेशन किया था कि हमारी माल गाड़ियां 20 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। मतलब आप उससे हाँ, स्पीड, आप उससे फास्ट साइकिल कर सकते हो। साइकिलिंग करते हो तो 25 किलोमीटर हो जाती है। तो ये अपनी मालगाड़ी की हालत थी। अब जाके वो 40 पे पहुंची है, और मुझे लगता है अगले 5 साल में 80 पे पहुंच जाएंगे। तो आप समझो इसका क्या परिणाम होता है। एक तो पहले आपका जो माल है, ओके, इन्वेंट्री जिसको कहते हैं, वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाती है। दूसरा जो खर्चा है वो कम हो जाता है। तो कॉर्पोरेट इंडिया को बड़ा फायदा होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पहली बात है मैक्रो स्थिरता, दूसरी बात है सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा जो है मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा। अब आप देखो पिछले 75 साल में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का GDP में जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार गिरते गए। करेक्ट। उसके कई कारण हैं, मैं वो कारणों पे अब नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी समय लगेगा। लेकिन वहाँ पे हमें काम करना है, और वहाँ से हम जॉब्स जनरेट करेंगे। ओके, तो ये नौकरियाँ वहीं से आएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है GDP को, वो अब 5 सालों में और बढ़ेगा। ऑलरेडी बढ़ चुका है, बॉटम हो चुका है, लेकिन वहाँ से और बढ़ेगा। तो आप देखो डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवेज की बात हो गई, सेमीकंडक्टर्स, फूड प्रोसेसिंग, एरोस्पेस, स्पेस, ये सब चीज़ों में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन, आप देखो पिछले 2 हफ्ते पहले, मुझे पता नहीं आपके दर्शकों को पता है, एक प्राइवेट कंपनी अग्निकुल करके, उन्होंने इसरो के स्थान से एक रॉकेट फायर किया, जिसका जो इंजन था वो सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन था। अच्छा। दुनिया में सबसे पहले काम करने वाली कंपनी ये है। अच्छा। किसी ने और नहीं, नासा ने नहीं किया है, चाइना ने नहीं किया है। हम 3D प्रिंटिंग अब इंजन की कर सकते हैं, रॉकेट्स की। क्या बात। हाँ, तो ये जो है, ये सब काम हो, बड़ा प्रोत्साहन है सरकार की तरफ से कि ये सब हो। और डीप टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, वहाँ से हमें काफ़ी बड़ा अपसाइड मिलेगा। डीप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये जैसे रॉकेट का काम है, ड्रोन्स का काम है, फिर आप
नए 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 ड्रग्स की शोध हो रही है, पानी के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है, तो ये सब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ों पे सरकार का केंद्र होगा। चलिए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। एक तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी चीज़ों पर जो गवर्नमेंट का फोकस बनने वाला है, इससे ग्रोथ आएगी, लोगों का अपलिफ्टमेंट होगा। अब मार्केट पर आता हूँ। आमतौर पर हम मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट्स हर रोज़ सुबह देखते हैं, आज रिपोर्ट किस पे आई है, रिसर्च कहाँ से निकली है, आपके मार्केट के टारगेट। पहले ब्रॉडली मार्केट पर बात कर रहा हूँ, कितनी तेज़ी आपको दिख रही है? सेंसेक्स के क्या टारगेट मॉर्गन स्टैनली ने रखे हैं? पहली बात कि इक्विटीज़ को ऐसे 1 साल 2 साल के लिए देखना ही नहीं चाहिए। 10 साल के कम व्यू होना ही नहीं चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ आपको जी। 10 साल से कम होना ही नहीं चाहिए। आप 10 साल 15 साल से बोल भी रहे हैं, सही भी बोल रहे हैं। 10 साल से कम, अगर आप 10 साल से कम समय के लिए आए ना, तो आप पैसे हार जाओगे। पैसा अगर आपको वेल्थ बनानी है, तो उसके लिए आपको 10 साल का व्यू रखना चाहिए। और 10 साल में मुझे लगता है कि अब जैसे कि भारत 5वें स्थान पे है मार्केट कैप के हिसाब से, 3रे स्थान पे आराम से आ जाएगा, 2रे स्थान पे भी आ सकता है। ओके, क्योंकि वो इस पे भी निर्भर है कि चाइना और जापान में क्या हो। करेक्ट। बट ये हो भी सकता है कि अमेरिका के बाद नंबर 2 हम हो जाए। सब दूसरे इकोनॉमी 3रे स्थान पे हो सकती है, लेकिन बाजार 2रे स्थान पे आ सकता है। तो ये हो सकता है अगले 10 साल में। और अगले 10 साल में मुझे लगता है कि निवेशकों को 12 से 15% एनुअल कंपाउंडिंग इंडेक्स में या मार्केट में मिल जाएगा। फिर आपने सही स्टॉक्स खरीदे तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 12 से 15% का रिटर्न हो सकता है सालाना। आराम से 12 से 15% का रिटर्न बन सकता है। अब जो आपने कहा, एक जैसे बड़ा काम रेलवे में हो रहा है, इस वक्त मार्केट में आपको क्या पसंद है? कहाँ मॉर्गन स्टैनली बहुत बुलिश है? कौन से सेक्टर्स, कौन से थीम्स आपको ज़्यादा पसंद आती है? 4 चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ। ओके, पहली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, निजी क्षेत्र में जो बड़ी बैंक्स हैं, मुझे लगता है वहाँ पे बड़ी तेजी है। ओके। अब 15 से 16% के आसपास क्रेडिट ग्रोथ है। और हमारे अनुसार आरबीआई रेट्स काटने वाली नहीं है। नहीं, अभी नहीं काटेगी। ज़रूर जो लोग कहते हैं कि आरबीआई को रेट काटना चाहिए, मैं पूछता हूँ क्यों? ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास समस्या नहीं है। महंगाई का दर उनके टारगेट से थोड़ा ऊपर है, तो वापस उसको नीचे लाना है। जब आपको ग्रोथ की कोई समस्या नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट काटने का क्या प्रयोजन है? कोई मतलब नहीं है उसका। तो स्टेबल रेट एनवायरनमेंट है, अच्छा ग्रोथ है और स्टॉक सस्ते हैं। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा यहाँ पे। और पिछले 1 हफ्ते से थोड़े अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन और बाकी काफ़ी बट हाँ, प्राइवेट बैंक इन जनरल सस्ते हैं। हाँ। फिर दूसरा है कंजम्पशन में। अब कंजम्पशन में 2 चीज़ें हो रही है अनिल जी। पहला तो ये है कि जो ये हमारा होता है कंजम्पशन पिरामिड, ऐसा है। ऊपर सिर्फ 50 लाख घर है जो बड़े उनकी इनकम हाई है, उनकी वेल्थ हाई है, जो आप वेस्टर्न इकोनॉमीज की तुलना में कहोगे कि वो अमीर है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे हैं, नीचे है, बॉटम ऑफ द पिरामिड, बॉटम। वहाँ से अब हमारा ये अनुमान है कि अगले 10 साल में 10 करोड़ घरे उठेंगे। 10 करोड़। अच्छा, करीबन 45 आपके करोड़। टॉप में 50 लाख ही है। हाँ। लेकिन बॉटम से 10 करोड़, 45 नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। 45 करोड़ लोग आ जाएंगे बीच में। मिडिल क्लास लोअर से मिडिल क्लास हो जाएंगे। तो आप देखो, सब चीज़ें जो मिडिल क्लास खरीदती है वहाँ पे बड़ी तेजी है। आप घर को पेंट करना चाहते हैं, आप एक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, फ्रिज खरीदेंगे, स्कूटर खरीदेंगे, गाड़ियाँ छोटी वाली। हाँ, तो ये सब आप बच्चे को स्कूल भेजोगे, ये भी होगा। ओके, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ नीचे 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई नहीं करते, वो भी होगा। तो वो एक है। और दूसरा जो ऊपर है 50 लाख, वो हमारे एस्टिमेट से 2.5 करोड़ हो रहे हैं। 2 करोड़ और घर, मतलब करीबन 9 से 10 करोड़ लोग। आप BMW खरीद पाएंगे, आईफोन खरीदेंगे, लुई विटॉन का पर्स खरीदेंगे। ओके, ठीक है। और इंडिया की भी सारी कंपनीज है, मैं तो विदेशी कंपनीज के बारे में बात करूँ, जो लग्जरी गुड्स जिसे कहते हैं, वहाँ पे तेजी, ज़्यादा पैसा आने के बाद आपकी तो दोनों। हाँ, तो कंजम्पशन में, मास कंजम्पशन में तेजी है, रिटेल में तेजी है, क्योंकि मास कंजम्पशन होने से लोग स्टोर में जाते हैं। और ऊपर
वहाँ पे भी तेजी है, तो दोनों तरफ कंजम्पशन में। तीसरा जो क्षेत्र है वो है इंडस्ट्रियल्स। ओके, उत्पादन के क्षेत्र में जो सप्लाई चेन में आते हैं, जो फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ पे काफ़ी तेजी है। वहाँ वैल्यूएशन जैसे कहते थोड़े महंगे हैं, लेकिन सिलेक्टिवली मुझे लगता है अगले 5-10 साल में कंपनीज इसमें कैपिटल गुड्स टाइप की कंपनियां थोड़ी सब आ होगी। जाएंगी। इसमें कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी आ जाती है और उनका कामकाज ठीक रहेगा। और चौथा जो है वो है आईटी सर्विसेज। अब आज आईटी सर्विसेज स्टॉक्स सब ऊपर है, और कारण मेरे हिसाब से ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम हो रहा है दुनिया भर में, अब हुआ ऐसा है, अब मैं इंटरनेट की तुलना में करता हूँ, ये थोड़ा लोगों को समझ में आएगा कि 90s के दशक में, जब 90s का दशक ख़त्म हो रहा था, तब बहुत सारी कंपनी अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी इंटरनेट के लिए। और फिर वहाँ से जब 2000 के सालों में आए हम, तब सब प्रोडक्ट्स बनाने लगे कि अब कंज्यूमर से कैसे हम पैसे बनाएंगे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगले 2 साल में यही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स है अमेरिका में, आप देख लो बड़ी तेजी में है, क्योंकि बहुत डिमांड है उधर। अब एप्लीकेशन पे फोकस होगा। अब एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, काम यहाँ आएगा। तो कल एक अमेरिकी आईटी सर्विसेज कंपनी, जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी, उन्होंने रिपोर्ट किया, अब उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर एआई रिलेटेड ऑर्डर बुक डबल हो गया। बराबर। तो ये जो थोड़े समय पहले से, साल 1.5 साल 2 साल पहले, सारे आईटी स्टॉक बड़े अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लोगों को डर था ये एआई आके गेम बिगाड़ ना दे, लेकिन यही मौके बन रहे। नहीं, गेम बिगड़ सकता है, लेकिन वो 5 साल बाद की बात है, अभी नहीं, आज नहीं है। वो बाद में देखा जाएगा। और अपनी आईटी कंपनीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। वो तैयारी करेंगे उनके लिए, उसके लिए, और वो देखा जाएगा। लेकिन आज एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है, उनको धंधा मिलेगा। एक आपने जब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो आपने रेलवेज की बात की, राइट? तो क्या रेलवेज, डिफेंस, बाकी ऑयल एंड गैस स्पेस से, एनर्जी से जो सरकारी कंपनियां हैं, और आप चूँकि सरकार पे भी आपने कहा कि पिछले 10 साल में काफ़ी काम हुआ, बुलिश रहे, तो क्या इन स्टॉक्स में अभी भी आपको लगता है कि जगह है, या टू मच टू फास्ट, ज़्यादा भाग गए, थोड़ा वैल्यूशंस वगैरह कैसे देखते हैं पूरी स्पेस को? क्योंकि आजकल रिटेल का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वही है, सर। नहीं, इक्विटी इन्वेस्टिंग में ऐसा है कि एक तो होता है ग्रोथ और दूसरा होता है भाव। भाव से खेलने हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ हमें पता नहीं है। करेक्ट। आपने गलत भाव से शेयर खरीदे तो आप ग्रोथ कितना भी आ जाए, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। राइट। आईटी सर्विसेज कंपनीज को अगर आपने 2000 की साल में खरीदा होता, फरवरी 2000 में, तो 15 साल तक या 12 साल तक कुछ भी पैसा, और ग्रोथ की कोई कमी नहीं थी। हर साल आके आईटी सर्विसेज कंपनी ने ग्रोथ किया था, लेकिन वो गलत भाव भी गलत था। तो वो तो ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ओके, तो भाव से ही खेलना चाहिए। अब कुछ शेयर ऐसे हैं जहाँ पे भाव बहुत बढ़ गए हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी भाव ठीक है, लेकिन ये करेक्शन होगा तब ले लेना। तो करेक्शन में आपको इनके भाव पुराने देखें तो लगता है बहुत बढ़ गए, ओवरऑल मार्केट के वैल्यूएशन से देखें तो लगता है अभी भी ठीक है। नहीं, मैं भाव जब मैं कहता हूँ तो प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। भाव कितना स्टॉक बढ़ा है उसका कुछ लेना देना नहीं है वैल्यूएशन के साथ, क्योंकि अर्निंग्स भी बढ़ी है। ठीक बात है। अगर आप देखो पिछले 5 साल में, अब निफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो लोग कहते हैं निफ्टी बड़ा महंगा है, अब खास करके बाहर के निवेशक। तो मैं उनको समझाता हूँ, पिछले 5 साल में निफ्टी प्रति साल 15% से बढ़ा है, राइट। और निफ्टी के जो अर्निंग्स है, प्रॉफिट्स है, वो भी 15% बढ़े हैं। तो आज आप मुझे समझा रहे हो निफ्टी महंगा है, वो 2019 में भी वही हाल था, ज्यादा फर्क नहीं था। जितनी निफ्टी कंपनीज ने अर्निंग्स दी है, जितना मुनाफा दिया है, उतनी उनके बड़े बढ़ा है। हाँ। तो कुछ ऐसा नहीं है कि 15% का आपने अर्निंग्स दिया और 30% का कंपाउंडिंग हुआ है निफ्टी में, ऐसा नहीं हुआ है। तो आई थिंक वो भाव का मतलब वैल्यूएशन है, यहाँ प्राइस नहीं है। कुछ सवाल सर मैं आपको प्योरली रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से ही पूछ रहा हूँ। जैसे अब सारा पैसा रिटेल इन्वेस्टर को मिड कैप स्मॉल कैप में लगाना है। अच्छा, फंड भी आप बोलो नहीं तुम मत लगाओ, फंड में लगाओ, तो फंड भी एप्लीकेशन वही देनी है सारे मिड कैप। आप देखिए 35,000 करोड़ आया है पिछले महीने, लेकिन ज़्यादातर पैसा सारा मिड कैप स्मॉल कैप में आ रहा है। तो
क्या करना चाहिए, क्या पसंद है आप? दो चीज़ मैं बताऊंगा। ओके, जी। एक तो पहले कि 2020 में जब कोविड चल रहा था, तब निफ्टी की जो 50 कंपनीज थी ना, अब पूरे लिस्टेड कंपनीज का अगर आप मुनाफा देख लो, उसमें से 53% मुनाफा 50 कंपनीज के पास थी। अच्छा, बाकी 1500 कंपनीज के पास 47% थी। ओके, सारे 50 कंपनी मिलके आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा। पूरा प्रॉफिट हुआ। हम्म, अब हम्म, वो जो 53% है वो 28 हो गया है, हम्म, और जो 47 था वो 72 हो गया है। तो कहने की बात ये है कि जो हमारी छोटी कंपनीज है, वो भी बड़ी हो रही है। उन्होंने ज़्यादा मुनाफा में ग्रोथ दिया है, प्रॉफिट ग्रोथ उनका ज़्यादा रहा है। ओके। तो ये जो बाजार में हो रहा है, बेवकूफ़ी का काम नहीं है, बाजार को दिख रहा है। यहाँ पैसा बन और ऐसा ही होता है जब ग्रोथ साइकिल आता है, जैसे अंग्रेजी में मैं कहूँ, जब टाइड आती है, when the tide comes the smallest boats lift the most। बड़ी शिप्स नहीं उठती है टाइड से, बिल्कुल बड़ी ठीक बात। शिप्स तो है। तो ये एक ग्रोथ साइकिल में हमेशा छोटी और मीडियम साइज कंपनीज का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, ये एक पहली बात। दूसरी बात जो पहले मैंने कही पीएसयूज के बारे में, वो भी यहाँ पे लागू होती है। भाव से आपको देखना है। अब कोई कंपनी के शेयर 100 टाइम अर्निंग्स पे है, तो थोड़ा समझ के करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ 100 टाइम मल्टीपल गलत है या सही है, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए। मैं तो ये भी बोलूँगा कि 7 पे अगर है तो भी सही है, ऐसा नहीं है। मल्टीपल के कम होने या ज़्यादा होने से भाव गलत या सही नहीं होता है। वो आपको समझना पड़ेगा फंडामेंटल्स। आंख बंद करके इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना खतरनाक है, और इसीलिए इसमें म्यूचुअल फंड्स आपको सपोर्ट देते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड लोग काम करते हैं और उस हिसाब से, हाँ, तो उस हिसाब से वो खरीदते हैं, तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट आएगा उसमें। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल शेयरों में काम कर रहे हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि अगले 5 साल का जो ग्रोथ आ रहा है वो भाव में ऑलरेडी है, आ चुका है, तो फिर आप पैसा नहीं बनाओगे। और वही बात है आईटी सर्विसेज 2000 के साल में अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि 2018 जनवरी में स्मॉल और मिड कैप्स स्टॉक्स बड़ी तेजी में थे, और वहाँ से क्योंकि वो वैल्यूएशंस महंगे थे, 2 साल तक किसी ने कुछ पैसा नहीं बनाया। क्या अभी वो सिचुएशन आ गई है यहाँ मिड स्मॉल कैप शेयरों में, या अभी भी बाकी है? अगर आप मुझे पूछे अगले 6 महीने का अगर मैं व्यू दूं, तो मुझे लग रहा है कि बड़ी कंपनियां आउट परफॉर्म करेगी। बड़ी कंपनियां आउट में, लार्ज कैप थोड़े 6 महीने के व्यू से। रिस्क अगर 5 साल का व्यू अगर पकड़े तो छोटी और तो आप बोलिए भाई 10 साल की अगर तेजी है, स्मॉल और मिड कैप में ही ज़्यादा पैसा है 5 साल की व्यू में। लेकिन अगले 6 महीने में ऐसा हो सकता है कि कोई ख़राब न्यूज़ आ जाए और उसमें स्मॉल और मिड कैप ज़्यादा करेक्ट होंगे और लार्ज कैप नहीं करेक्ट होंगे, और वो आपको फिर मौका मिल जाएगा। ठीक बात है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर 10 साल की तेजी है तो नेचुरली ये जो मिड और स्मॉल कैप कंपनियां यही बड़ी बनेगी आगे फ्यूचर में। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, बड़ी इवेंट है भी सामने, जो सरकार बनने के तुरंत बाद बजट आने वाला है, और इस बार लोग बड़े उत्साह से बजट देखना चाहते हैं कि भाई पहली बार सरकार थोड़ी बिना बहुमत वाली आई, अपने दम पर बीजेपी 240 है, ये तो क्या वाकई में कुछ एडजस्टमेंट वाला बजट होगा, पॉपुलिस्ट बजट होगा? बिल्कुल नहीं। आपको जैसे मैंने बोल दिया पहले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मैक्रो स्थिरता पे बिल्कुल उनका ध्यान। अब बजट की बात छोड़ो, सरकार के बनने के बाद, कैबिनेट बनने के बाद 2 बड़े महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए सरकार ने। पहली बात, पहली दिन लिया था कि रूरल क्षेत्र में घर बनाएंगे हम 2 करोड़ की जगह 3 करोड़। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम अब आपको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। ओके, अभी 2 दिन पहले उन्होंने खरीफ क्रॉप के दाम अनाउंस किया, उसमें 5% बढ़ोतरी दी है। कुछ भी इन्फ्लेशन से दूर नहीं किया है उन्होंने। ऐसा नहीं बोला अब हम चावल में 10% का। तो इससे आपको एक बहुत क्लियर समाचार मिल रहा है कि मैक्रो स्थिरता पे फोकस है। तो बजट में कोई फिस्कल कंसोलिडेशन पे मुझे नहीं लगता है हटने वाले हैं। निर्मला जी वहीं पे रहेंगे। 5%, 5.1% का फिस्कल डेफिसिट था फरवरी के इंटरिम में। अब वो 5 हो सकता है, 5.1 भी हो सकता है। उनके पास 30 बेसिस पॉइंट्स की रूम आ गई है।
आरबीआई के डिविडेंड के कारण। ओके, तो उनके पास वो थोड़ी सी जगह है, 10-12 बिलियन डॉलर की जगह है। वो थोड़ा सा उसमें से थोड़ा फिस्कल कंसोलिडेशन करेंगे और उसमें से थोड़ा खर्चा कर देंगे। अगर टैक्स काटना है तो टैक्स काट सकते हैं, अगर उनको और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या और थोड़ा रेलवेज में खर्चा करना है तो वहाँ करेंगे। तो वो थोड़ा सा अंतर है, इंटरिम और फाइनल बजट में अंतर इतना ही है। मतलब और ऑफ कोर्स ये जो 5 साल का उनका जो व्यू है वो आ सकता है, क्योंकि वो रोड मैप एक दे देंगे, रोड मैप आ सकता है। तो एक रोड मैप आएगा और ये जो उनके पास 10-12 बिलियन डॉलर की जो डिविडेंड का चेक आया उसको क्या करते हैं वो देखना है हमें। और इकोनॉमी का रोड मैप आपको क्या दिखता है? आपको अगले 3 साल 5 साल के लिए कैसे दिखती है इकोनॉमी? किस तरह की ग्रोथ आप मेरा ये मानना है अनिल जी कि हम लोग ने जो गरीबी पे काम किया है पिछले 7-8 सालों से वो बरकरार रहेगा। गरीबी कैसे हटती है? गरीबी हटती है जीडीपी की ग्रोथ की बढ़ने से। ओके, आज हमारा जीडीपी ग्रोथ करीबन 6.5-7% की ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। मेरा ये मानना है कि ये अगले 5 साल में 7 या 7.5 की रेंज में आ सकता है। ओके, क्यों नहीं आया है? क्योंकि सरकार को हमेशा ये चिंता रहती है कि अगर ग्रोथ ज़्यादा बढ़ गया तो महंगाई का दर बढ़ जाएगा, और महंगाई के दर के बढ़ने से नुकसान सिर्फ गरीबों का होता है, हमारा नहीं होता है। करेक्ट। तो इसीलिए ये एक बहुत फाइन बैलेंस है। आई डोंट नो आप हिंदी में क्या बोलोगे, फाइन बैलेंस है। ग्रोथ और महंगाई, ग्रोथ और महंगाई, दोनों में संतुलन बनाना है। संतुलन बनाना है। तो हो सकता है कि हम अब इसमें ना हमारी क्या मजबूरियां हैं? मजबूरियां ये है कि 2 मजबूरियां हैं और ये रिस्क फैक्टर्स भी है हमारे। एक तो जो दुनिया की हालत है वो अच्छी नहीं है। पिछले 15 सालों में इतना कर्जा बढ़ गया है दुनिया भर में, और पॉपुलेशन की एजिंग हो गई है। ओके, तो दोनों को लेके जो आप ग्लोबल डिमांड देखो वो कम है। जब चाइना ग्रो हो रहा था, जब चाइना बढ़ रहा था ना, तब ग्लोबल डिमांड काफ़ी स्ट्रांग थी। तो ग्लोबल ग्रोथ एवरेज 4% के ऊपर था। अब 3 की मुश्किल ही है यहाँ पे। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, क्योंकि भारत क्या कर रहा है? भारत अब बाहर जा रहा है, हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में रेट बढ़ रहा है। तो बाहर की जो सिचुएशन है वो हमें हमारे लिए अब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स भी है। ओके, जैसे आप देखो जुडिशरी में, अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, लेकिन अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट हो गया और आप कोर्ट में गए तो उसको तय करना समय लग जाता है। तो ये एक फिर हमारे यहाँ आप देखो कि एजुकेशन में कंस्ट्रेंट है, थोड़ा सा स्किलिंग में। तो यहाँ इन क्षेत्रों में मुझे लग रहा है सरकार काम करेगी। जैसे सप्लाई बढ़ेगा ग्रोथ बढ़ेगा, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक बात है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कही, मैं ग्लोबल मार्केट्स पे एक आपसे राय लेना चाहता हूँ। अमेरिका भी लाइफ हाइपर कर रहा है लगातार, मतलब वहाँ तो समझ नहीं आता हमें, हम यहाँ देख कर कि हो क्या रहा है अमेरिका में। तो अमेरिका के मार्केट को लेकर, दुनिया भर के बाजारों को लेकर आपका क्या आउटलुक है, उसका क्या असर हमारे यहाँ पड़ेगा? आउटलुक मेरी एक्सपर्टाइज के बाहर है, लेकिन असर मैं आपको बता दूं। जी। तो पहली बात यह है कि जो मैक्रो स्थिरता, मैं बार बार मैक्रो स्थिरता पे आता हूं क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशन है। तो उसके कारण जो ये टेक्निकल वर्ड है, बेटा जो है इंडिया का, वो एक ज़माने में 1.3 हुआ करता था इमर्जिंग मार्केट की तुलना में। तो इमर्जिंग मार्केट अगर 10% बढ़े तो हम 13 जाते थे। राइट। ओके, और अगर वो गिरे तो हम बहुत ज़्यादा गिर जाते थे। अब वो जाके 0.3 हो गया है। ओके, तो हम बड़े डिफेंसिव मार्केट हो गए। ठीक है, तो हमें जो बाहर हो रहा है उसका असर कम पड़ रहा है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हम अब दुनिया के 5वें सबसे बड़े बाजार में हो गए। ओके, और सबसे बड़े बाजार में अगर कुछ उतार चढ़ाव आ गए तो उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर कल उठ के SPX 10% कोई कारणवश गिर गया तो ये नामुमकिन है कि निफ्टी बढ़े। गिरेगा, कम गिरेगा, 12 नहीं होगा। 10 साल पहले वो अगर 10 गिरता था तो निफ्टी 15 गिरते थे, अब 5 गिरेगा। और जो मैंने पहले बात की, करेक्शन आ सकता है, तो एक कारण ये हो सकता है बाहर के मार्केट। हाँ, बाहर के मार्केट में। अब चाइना में आप देख लो ना, स्थिति अच्छी नहीं है चाइना में बहुत सारा कर्ज है और
उनकी जो जनसंख्या है वो गिर रही है, पॉपुलेशन गिर रहा है, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है ग्रोथ के लिए, तो उसका भी असर भारत पे आ सकता है। तो ज़्यादातर रिस्क भारतीय बाजारों के लिए जो है वो बाहर की ज़्यादा है, अंदर की कम है, एकदम सही है ना? हाँ, ये मानना ठीक एकदम है। सही है। अच्छा, ये अभिमन्यु 2020 के बाद जो हमारे मार्केट में आए हैं सारे के सारे नए इन्वेस्टर्स, इन्होंने अभी तक कोई ढंग ढंग की मंदी देखी नहीं है। ईश्वर न करे कि देखनी पड़े, लेकिन उसके लिए क्या तैयारी रखनी चाहिए पहले, और आए तो वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना ख़राब हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकती है इंडियन मार्केट्स के लिए? क्योंकि अभी तक हम सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा वो भी नए इन्वेस्टर्स तो एक तो है कि अमेरिका के मार्केट्स गिर गए, ओके, अमेरिका के मार्केट्स खास तरीके से तो एआई के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, तो बड़े कॉन्सेंट्रेटेड है, ब्रॉड बेस्ड नहीं है बुल मार्केट, अपनी तरह नहीं है। हमारे यहाँ ब्रॉड बेस्ड है, हमारे यहाँ हमारे क्वालिटी वाली तेजी है। हमारे यहाँ तो लार्ज कंपनीज कम परफॉर्मेंस दे रही हैं, उल्टा है। हाँ उल्टा है। तो ये बड़ा दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो अगर वहाँ करेक्शन आ गया तो इंडिया पे असर हो सकता है। दूसरा कि कुछ कारणवश गलत पॉलिसी हो गई, ओके, तो उसका असर आ सकता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैक्रो स्टेबिलिटी पे अगर ध्यान हट गया कोई कारणवश, तो उसके कारण हमें चिंता होनी चाहिए। उसके अलावा ज़्यादा रिस्क नहीं है बाजार में। रिस्क ये है कि भाव ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो करेक्ट हो, वो तो ठीक बात है। और पिछले 4 सालों में काफ़ी बार निफ्टी 5 से 10% करेक्ट आया भी है, और ये सब अभिमन्यु को समझ लेना चाहिए कि ये होगा ही। यही बाजार का यही है एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड कि जिस दिन आप आते हो ना उसी दिन भाव बन जाता है और फिर उसके बाद नीचे आता है। इंतजार इस बार। बट जब नीचे आता है तो थोड़ा सा आपके जेब में थोड़ा सा एम्यूनेशन हमेशा रखना है, थोड़ा पैसे होना चाहिए हमेशा, कभी भी फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो करेक्शन में नहीं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इस बार अब की बार यही हुआ कि गिरता है लेकिन बढ़ इतना जल्दी जाता है ना, तो टाइम वाइज करेक्शन तो होता ही नहीं कि बहुत दिनों तक ना बढ़े कि फ्रस्ट्रेशन आ जाए, तो इसलिए लोग थोड़े कॉन्फिडेंट ज़्यादा है। एक सवाल और मेरा, ये आखिरी सवाल। कॉन्फिडेंस एक बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि वो कब ओवर कॉन्फिडेंस बन जाए ना वो हमें पता नहीं चलता है, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कॉन्फिडेंस के बारे में। प्योरली इन्वेस्टर्स के लिए रिदम सर, क्या ये सोचना रीजनेबल है कि अगले 3 साल में बाजार दुगना हो सकता है यहाँ से? 3 साल में मुश्किल, या 5 साल में हो सकता है, 5 साल में हो, 5 साल में तो इजीली हो सकता है, 3 साल थोड़ा सा जी। बाजार मैंने जैसे कहा था पहले कि सीधी रेखा में चलती नहीं है, करेक्ट ये चीज, ओके, तो वो तो अगर मतलब बॉटम से 3 साल में अगर डबल हो गई तो उसके बाद करेक्शन भी अच्छा खासा हो जाएगा। अच्छा, वो बात समझ लेनी चाहिए। हाँ, अगर 3 साल में डबल हो गई तो करेक्शन भी अच्छा आ जाएगा, और ऐसा होगा कि उसमें मैक्रो में और अर्निंग सब ठीक ठाक होंगी, लेकिन बाजार के भाव इतने अगर चढ़ गए तो फिर उसके बाद आपको तैयारी रखनी पड़ेगी कि लंबा करेक्शन आए। बुल केस सिनेरियो में आपका सेंसेक्स का टारगेट 92,000 का है, 92,000। ये तो अगले 12 महीने, अगले 12 महीने का, बट 3 साल में तो खैर कहानी बढ़िया बन सकती है। लेकिन हाँ, लेकिन अभी जो पिछले 3-4 सालों में इन्वेस्टर हैं, बेचने का कोई सिग्नल नहीं आया कि आप छोड़ के भाग जाओ। नहीं, अभी तक नहीं आया ऐसा कुछ नहीं। ये इस पे मैं रोज है, फ्रॉथ है, मैं हर महीने इस पे ध्यान देता हूँ। अच्छा। कि बेचने का सिग्नल आ जाए कोई, लेकिन नहीं आया है। बुल मार्केट का, ओके, ये आपने बात छेड़ी है तो मैं इस पे बात कर लूँ। बुल मार्केट का पीक 6 जगहों से आता है, ओके, 5 या 6 जगहों से। एक होता है क्रेडिट एक्सेस, ओके, ये सब मैं अंग्रेजी आप अनुवाद करते जाइए, बिल्कुल ठीक बात है। क्रेडिट एक्सेस मतलब बड़ी मात्रा, हाँ, तो वो अभी तक हुआ नहीं है, ओके। दूसरा होता है मार्केट में लेवरेज, यानी कि अनाप शनाप आपने एफएनओ में पोजीशन बना रखी है, उधार लेके पैसा लेकर, तो वो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। फिर होता है मुनाफे में एक पीक, मेरे हिसाब से वो अर्निंग्स का साइकिल, मतलब अर्निंग्स साइकिल अभी तक पीक नहीं है। हम करीबन आधे लेवल पे पहुंचे हैं और यहाँ से दुगना हो जाएगा अर्निंग्स। तो तीसरा होता है, चौथा होता है वैल्यूएशंस। तो अब निफ्टी 20-22 मल्टीपल पे है, लेकिन पिछले बुल मार्केट में 32 तक गया था, ठीक बात है, समय है। और 5वां होता है सेंटिमेंट, जिसे हम कहते हैं, ओके। तो वो सेंटिमेंट थोड़ा मुश्किल है, बट मैं आंक लेता हूँ, वॉल्यूम्स देखते हैं हम,
हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखते हैं, हम फ्लोज देखते हैं, ये सब मिला के सेंटिमेंट उतना भी ओवर बुलिश नहीं है। मतलब वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है जो मैंने 2000 की साल में देखा था, नहीं वैसा 2008 जनवरी में देखा था, लोगों ने गले गले तक नाक तक भर 1992 में देखा था, वैसा कुछ वो हुआ नहीं है बिल्कुल। ये तीन थे मेरे 30 साल की बाजार की एक्सपीरियंस में, ये तीन बड़े सेंटिमेंट के पीक्स थे, वहां पे हम नहीं पहुंचे अभी। बहुत दूर है। छोटे पीक हो सकते हैं, छोटे पीक में छोटे करेक्शन आते हैं। ठीक बात है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कारण जिनकी वजह से आपको लग सकता है कि बाजार पीक बना, लेकिन अभी पिक्चर बहुत बाकी है मेरे दोस्त, राइट। रिदम सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बात करते करते हमारा समय भी काफ़ी बढ़ गया, लेकिन आप आए स्टूडियो में, आपने हमारे दर्शकों को पूरा डायरेक्शन दिया है। एंड आई एम श्योर जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं पिछले 3-4-5 सालों में आए हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत डायरेक्शनल होगा, काम का होगा, समझने वाला होगा कि एफआईज और एफआईज को गाइड करने वाले हमारे दिग्गज फंड मैनेजर्स और मॉर्गन स्टैनली के चीफ इंडिया स्ट्रेटजीज किस तरह से बाजार के बारे में सोचते हैं और देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रिदम सर, थैंक्स फॉर कमिंग। तो इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।